नाज़रीन, आईजी सिंध का तनाज़ा हकीकत थी, ऑपोजिशन की ड्रामाबाजी नहीं थी। हुकूमत का एक और मौक़िफ़ गलत साबित हो गया है। हकीकत सामने आ गई है। जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है, उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया, उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करने का वादा भी कर लिया गया है। रेंजर्स और ISI के अफसरान इस जुर्म में मुलव्विस पाए गए हैं और यह हक़ाइक़ फौज की अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आए। ISPR की जानिब से जारी किए गए एलामिये के बताया गया है कि मज़ार कायद की बेहुरमती के बाद अवामी रद्द अमल पैदा हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI इस सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। उन पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। इन अफसरान के नजदीक सिंध पुलिस का रद्द अमल नाकाफी था, सुस्त रवि पर मबनी था, जिस पर उन्होंने खुद जरूरत से ज्यादा जज्बाती रद्द अमल दिया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फौजी अफसरान का रद्द अमल ज्यादा मोहतात होना चाहिए था और ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए थी जिससे दो इदारों में गलत फहमी पैदा हो। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात के बाद इस जुर्म में मुलव्विस अफसरान को उनकी मौजूदा तयनातियों से हटा दिया गया है और बाकी मामलात GHQ में भेज दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने हक़ाइक़ का मंजर आम पर आना खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीका यही तरीका है कि गलती हो उसका एतराफ़ किया जाए और गलत के खिलाफ एक्शन। मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। इस सारे मामले में तहरीक इंसाफ हुकूमत का रवैया बहुत ही अजीब रहा। मज़ार कायद ने वोट को इज्जत दो के नारों के बाद हुकूमत कभी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव डालती रही, धमकियां देती रही। जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कराया गया तो हुकूमत इस गिरफ्तारी का क्रेडिट लेती रही, इस गिरफ्तारी को कानून की बालादस्ती करार देती रही। फिर वही हुकूमत इससे लाताल्लुकी इख्तियार करती रही। जब इल्जाम अस्करी हुकाम पर लगाया गया तो हुकूमत इस सारे मामले को झूठ करार देती रही। अब फौज की अपनी तहकीकात ने हुकूमत का मौक़िफ़ झूठ साबित किया तो हुकूमत ने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नुक्ता नजर अपना लिया है। अब हुकूमत कह रही है कि जिन पुलिस अफसरान ने IG तनाज़े पर एहतजाज किया उनके खिलाफ भी बगावत का मुकदमा चलाया जाए। हैरत यह है कि वो मामला जो पहले साजिश था बाद में इसे मजाक करार दिया गया और अब इस पर ही कहा जा रहा है कि बगावत का मुकदमा पुलिस अफसरान पर कायम किया जाए। अब सिविलियन साइड पे भी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी ये मिसाल कायम करें कि जी जो चीज़ गलत है वो गलत है। कैसे आप एक म्यूटनी क्रिएट कर सकते हैं। सिंध हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है कि उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि क्या ऐसे वो वाक़यात थे जबकि पूरी सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जब IG तनाज़े का जिक्र किया गया तो वो बाकायदा हंसने लगे थे, इसे कॉमेडी करार दिया था। हुकूमत अनजान थी या अनजान बन रही थी। जिस रोज कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद में वोट को इज्जत दो के नारे लगाए उस रोज से हलीम आदिल शेख मुकदमे के अंदराज के लिए पुलिस को मजबूर करते रहते थे, थाने में मौजूद अमले से तकरार करते रहे। FIR के इंदराज के बाद इसका क्रेडिट भी लिया, लेकिन बाद में सिंध पुलिस और वज़ीर आला सिंध को जिम्मेदार करार देने लगे। इससे भी अहम बात यह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे का जो मुद्दई था वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का रिश्तेदार है और FIR दर्ज कराने के बाद वो पुलिस के बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं हुआ। कॉल डाटा रिकॉर्ड से भी मालूम होता है कि मुद्दई तो मज़ार कायद में मौजूद ही नहीं था, जिसकी बुनियाद पर पुलिस इस मुकदमे को भी झूठा करार दे चुकी है। हालांकि इस FIR के अंदराज में वफाकी वजीर अली जैदी ने भी बहुत ज्यादा दबाव डाला था। ये धमकी तक दी थी कि वो पार्लियामेंट में पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करेंगे, लेकिन जब FIR दर्ज हो गई तो वो IG सिंध और सिंध पुलिस को जिम्मेदार करार दे दिया। मैं क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वार्न कर रहा हूँ, IG साहब आपको भी ये सुबह होने से पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए, वरना मैं कैबिनेट में जाके अगली कैबिनेट मीटिंग को मैं उठाऊंगा आपको OSD बनाने के लिए। FIR की ओनरशिप इस वक्त सिंध हुकूमत तो ले नहीं रही, तो इसकी ओनरशिप आप ले लें क्योंकि आप भी मुतालबा कर रहे थे। मैंने तो नहीं काटी, मुतालबा जरूर किया। काटी किस? IG सिंध ने काटी होगी ना, सिंध पुलिस ने काटी ना, ब्रिगेड थाने ने काटी। तहरीक इंसाफ ने ये तासुर भी दिया कि सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्तें बिलावल भुट्टो के कहने पर पेश की और इस तरह इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ये बयानियां पेश करते हुए IG तनाज़े को भी मशकूक बनाया गया। सवाल उठाए गए कि अगर वाक़या हुआ है तो फिर इसकी FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई।
ये किस किस्म का आईजी है कि उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? अब तो वो अगवा नहीं है, आप इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते? क्या आईजी सिंध कोई 18 साल की कमारी दोशीजा है कि उसको कोई अगवा करके ले जाएगा? अब ISPR ने सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया है तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा? आप पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमान दिलीप अब्बास। दिलीप साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने मजाक उड़ाया, आपने कहकहा लगाया कि आईजी सिंध की का जो मुबैना उनका जो मामला है, जो भी कुछ हुआ वो एक कॉमेडी है। तो मैम, अब तो रिपोर्ट आ गई है, खुद आर्मी चीफ की तरफ से रिपोर्ट आई है, खुद ये ISPR ने इसकी ब्रीफिंग दी है कि वाकई ये मामला सारा हुआ और जिन्होंने किया उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया। अब क्या कहेंगे आप? शुक्रिया अली। कोई प्राइम मिनिस्टर ने ना मजाक उड़ाया था, ना उन्होंने ये कहा था कि जी आईजी कौन और ये और वो। सिर्फ ये एक पूरा जो उसके बाद हुआ था इंसिडेंट कि जी आईजी रिजाइन कर रहे हैं और बाकी सब ने भी रिजाइन किया और बाकी सब ने भी जितने भी थे 30 थे 40 थे, वो कॉमा फुल स्टॉप एक ही एप्लीकेशन दी, उस पे सवाल उठा था कि भाई ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि सब ने वही लफ्ज लिखे, सब ने वही कागज इस्तेमाल किया, सब ने वही कॉमा फुल स्टॉप डाला, सब ने वही कुछ कहा। तो इस पे बात हुई थी। जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी तो आपको पता है उसी दिन जब इंस्टीट्यूट हो गई और इदारों ने कहा कि हम करेंगे, मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छा ऐसन कदम है कि उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पिनलाइज किया जाएगा। अनलाइक सिंध गवर्नमेंट जिसने बड़ी फुर्ती की और कहा कि जी हमें जल्दी रिजल्ट दें, और अपने जो बंदे अपॉइंट किए उनका पता ही नहीं कि कोई इंक्वायरी हुई है या उसने कब रिजल्ट देना है या उसका कोई इख्तिताम होना है कि नहीं होना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को कि उन्होंने पूरा उसको अनबायसली और बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंक्वायरी को किया है। इट हैज सेट अ गुड प्रेसिडेंट एंड लेट्स होप के बाकी तो अप्रिशिएट करना बनता है दिलीप साहिबा, और इस पे अप्रिशिएट आर्मी चीफ साहब को करना बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगेन आपकी, जब मैं आपसे मुराद आपके वुज़रा की जानिब से, आपके दीगर साथियों की जानिब से वाकई इस चीज को साजिश करार दिया गया था, कहा गया था ये एक साजिश है, आर्मी के खिलाफ साजिश है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये अर्ज करना था कि जब आप उसको साजिश करार दे रहे थे, किन बुनियादों पर दे रहे थे? और वजीर आजम साहब का वो क्लिप मैं आपको सुना भी देता हूं, आप कहते हैं कि नहीं मजाक नहीं उड़ाया, वो वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर उन्होंने लाफ्टर दिया था, वो हंसे थे इस सवाल पर, तो उनके नजदीक भी एक मजाक था। और अब ये तो बात साबित हो गई है, आप क्या कहेंगे इस पे आप दिलीप साहिबा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता रही हूं कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें, और हम बिल्कुल वजीरों ने भी ये कहा, बिल्कुल कहा, और उस पे ये जो सारा देखें साजिश क्यों थी? साजिश इसलिए थी कि पूरी पुलिस फोर्स को एक फोटोकॉपी साइक्रोस्टाइल्ड एप्लीकेशन दे के ये इजहार किया जा रहा है कि जी पूरी पुलिस फोर्स जो है वो रिजाइन कर रही है, वो निक काम करेगी, वो डीमोटिवेटेड है, वो डीमोरलाइज्ड है, और वो कोई एक दिन बाद ही उन्होंने वापस लेने की बात है ना दिलीप साहबा, वो तो बाद में हुआ। आपने साजिश जो अगवा का पूरा वाकया था, आईजी के अगवा या आईजी को डिटेन करने का वाकया था, आपने उसको साजिश करार दिया था, उस इल्जाम को साजिश करार दिया था। और आप उस वक्त ये तासुर मिल रहा था कि वफाकी हुकूमत का अपना नुमाइंदा आईजी जो वफाक की तरफ से भेजा गया होता है वो अगवा हो रहा है, वफाकी हुकूमत को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। क्योंकि देखें, आपने खुद भी देखा होगा वहां के उनके बयानात में कितना फर्क था। आपको याद होगा कि पूरा, और ये तो अगले दिन उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, कोई 10 दिन बाद नहीं किया था। पहले बिलावल आए, उन्होंने कुछ और कहा, उसके बाद आईजी जो सिंध साहब थे उन्होंने केस ही फाइल नहीं किया कि जी मैं अगवा हो गया था, पुलिस वाले और अपने। तो हम इन चीजों पे कर रहे थे, हम इन चीजों को सवाल कर रहे थे। बतौर वफाक दलील साहिबा, आपकी जिम्मेदारी थी ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले, आप पता तो आपका बंदा अगवा हुआ ना, आप पता तो करवाते कि उसके साथ हुआ क्या आईजी से पूछा वफाकी हुकूमत ने कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मतलब आपने पहली साजिश करार दे दिया उसको, आप पहली कंक्लूजन पे पहुंच गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है कि एक टसल चल रहा था और हमने बिल्कुल कहा कि वो जो आईजी साहब थे कलीम मलिक साहब, उनको वो नहीं चाहते थे या उन्होंने अपनी मर्जी का बंदा लगाया
उसके बाद उस बंदे ने पहले तो कुछ भी नहीं किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया, उसके बाद 40 और लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जी व्हाई इज दिस इंप्रेशन नाउ बीइंग गिवन कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स अगेंस्ट हो गई है और वो नहीं काम करना चाहती। वो ये एक जो है दिस वाज नॉट अ हेल्दी साइन। दिलीप साहिबा को उन्होंने रिजाइन किया था, वो तो उन्होंने छुट्टियों की एप्लीकेशन दी थी, वो भी 15 दिनों की। आप मुझे एक बात बताइए, खुदा ना खासा आपके लीडर को कोई अगवा कर ले, आपको दुख नहीं होगा? उनका लीडर, उनका आईजी अगवा हो गया था या डिटेन हो गया था, उन्होंने अपने दुख का इजहार किया, उन्होंने कहा हमें छुट्टी चाहिए 15 दिन की। अब आपको कह रहे हैं ये साजिश है। उससे पहले जो कुछ हुआ उस पर बात क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए, आप तो उसको एक चीज को निकाल रहे हैं ना। पहली बात तो ये है कि अगर मेरा लीडर अगवा हुआ है और वापस आ गया है तो मेरा लीडर फौरन इदारों को और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वो एफआईआर लिखवाएगा और बीइंग अ पुलिस चीफ वो उस पे ज्यादा मुस्तैदी से उसको काम कराएगा। सो मेरा लीडर ये नहीं होगा कि मुझे अगवा किया गया क्या और मैं बिल्कुल गायब ही हो जाऊं और मैं बोलूं तक ना, फिर बिलावल साहब कुछ और बयान दे, कोई और कुछ और बयान दे, और इस सारे चक्कर के अंदर उसके बाद मैं 1.5 दिन में एक बात कहूं कि चाचा जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूं और मैं नहीं काम कर सकता, रिजाइन मैंने गलत कहा था। रिजाइन का मतलब था कोई काम नहीं करना चाह रहे थे और वो डिमोटिवेटेड थे, तो उन्होंने बाकी भी सारों ने एक ही जैसा छापा लगा के दे दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। जब इस कॉन्टेक्स्ट में साको सबाक में जब बात होती है तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है कि दे वर नॉट एडिंग अप। अगर किसी को इतनी जुदो कौम में रखा गया या अगवा किया गया, वो इस तरह से आके चुप करके बैठ के वेट नहीं करता कि अब उसको कहा जाए कि अच्छा अब तुम छुट्टी पे चले जाओ। ये तो नहीं होता। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, उसमें से आप एक जुमला या 2 जुमले या कोई और निकालेंगे तो आप सबके निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा नलीम साहबा, आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की कि अगर आपके लीडर के साथ खुदा न खासा ऐसा होता तो सबसे पहले वो अगवाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते। आप ये सजेस्ट कर रही हैं नलीम साहबा के आईजी को पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी और उस वक्त के वहां के जो आईएसआई के जो अफसर थे उनके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए थी। दिस इज व्हाट यू मीन? मुझे तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता कि कौन थे, लेकिन हाँ, अगर मुझे अगवा किया गया है और मैं पुलिस वाला हूं तो मुझे उसकी पुलिस में रिपोर्टिंग तो करनी चाहिए, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो किसी के नाम की हो, चाहे वो मालूम अफराद की हो। बट मेरी फर्स्ट ड्यूटी तो ये होनी चाहिए कि मैं अगर इतना सहमा हुआ और मेरे पे इतना जुल्म हुआ है और मैं एक ड्रामा में से गुजर के आया हूं तो मैं तो चाहूंगी कि जी फटाफट उनको पकड़ा जाए जो रिस्पॉन्सिबल है। जी अच्छा, तो यहाँ पे उसका बॉस किधर था? मतलब वे वर द बॉस एट दैट टाइम जब ये इल्जाम लगा रहे थे? वे वर द प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज नहीं कहा था उस पूरे फियास्को के दौरान। उन्होंने नहीं पूछा या आपने नहीं पूछा कि भाई हमारे बंदे के साथ ये हो रहा है, ये इल्जाम है उसका, तो लेट्स एटलीस्ट आस्क हिम कि एग्जैक्टली हुआ क्या तुम्हारे साथ? बिलावल साहब ने आते ही पहले क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैंने इंक्वायरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से करवानी है। उन्होंने साफ कहा कि जी आई डोंट वांट, क्योंकि ऑब्वियसली हमने तो वो आईजी का एक टसल भी चला हुआ था पहले एंड वो नहीं चाह रहे थे, वो हम ला भी देते 6 रिपोर्टें, उन्होंने इस पर यकीन नहीं करना था, वो अपनी रिपोर्ट तो लेके नहीं आए, अभी तक बैठे हुए। अगर इतने कंसर्न थे, इतने परेशान थे, इतने अपसेट थे तो अपनी रिपोर्ट पहले लेके आते। कल मरियम कह रही है जी रिपोर्ट नहीं आई, परसों कोई और कह रहा है। भाई आप सिंध को भी पूछे जो आपके साथ खड़े हुए हैं कि रिपोर्ट नहीं आई, आप उनको क्यों नहीं पूछ रहे? जब वो हम कहते हैं जी गंदम की प्राइस आए, आप अपनी हुकूमत बिलावल साहब से पूछ के तो चला नहीं रहे। ये ऐसे तो देखें, इतनी सादगी भी क्या कि बिलावल साहब की ख्वाहिश पर जो है वो आपने कहा ठीक है हम इंक्वायरी नहीं करते, हम नहीं पूछते किसी से, ऐसी बात तो नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पीएसपी अफसरान हैं जिन्होंने आपके नजदीक जो है वो इंप्यूनिटी की कोशिश की थी या इन्होंने विद इन द डिपार्टमेंट एक तरह से बगावत की कोशिश की थी, अब ये पीएसपी अफसरान तो वफाक के अंडर आते हैं, तो क्या इनके खिलाफ अब आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट? अब सिंध गवर्नमेंट के अगर हम 18th अमेंडमेंट के बाद जाके वहां माइक्रो मैनेज, चले ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है जो कि आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नलीम अब्बास साहबा आपके वक्त का। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तज़किया निगार जनाब जनरल अमजद शोएब साहब। जनरल साहब शुक्रिया आपके वक्त का।
सर ये अब कार्रवाई क्या होगी? मतलब एक कार्रवाई तो ये हो गई कि उनको जिम्मेदारान को उनकी तैनातियों से हटाया गया, अब जब GHQ में मामला गया है तो वहां पर मजीद क्या कार्रवाई होगी? देखिए, GHQ में अटैच करने का मकसद ये है कि पहले तो इनको इनके काम से बिल्कुल अलग कर दिया और अब ये ना कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना कुछ, ये आ गए यहाँ पे GHQ और यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो। उसमें पहले एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा और एविडेंस की बुनियाद पे एडवोकेट डिपार्टमेंट जो हमारा होता है वो इसको देख के फैसला करेगा, वो बताएगा, रिकमेंड करेगा कि किस किस्म की इनके खिलाफ सजा हो सकती है, क्योंकि ये कानूनन देखना होगा कि इनका जो जुर्म जिसकी बुनियाद पे इनको हटाया गया है वो कितना घिनौना है, कितना ज्यादा है, तो चुनाचे उसी के मुताबिक आगे इनकी सजा वगैरह का तयन होगा। तो फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां फैसला करेंगे। तो एक तरफ तो ये चीज के इंक्वायरी ने बता दिया कि इन्होंने कुछ ज्यादती की है, मैं पूरे केस से वाकिफ हूं, मुझे इसका पता है कि क्या हुआ है, लेकिन बासूरत जहां पे जब एक इंक्वायरी ने बता दिया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उन्होंने की है, मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने प्रोटोकॉल वगैरह वायलेट किया है, उसके अलावा कोई अब्डक्शन या इस तरह की बात नहीं है। तो वो जो वायलेशन उन्होंने की है उसके मुताबिक वहां पे उनको सजाएं मिल जाएंगी और मेरा ख्याल है मैटर क्लोज हो जाएगा। तो मुमकिन सजा होती क्या है जनरल साहब? आर्मी रूल्स के मुताबिक, आप तो इस चीज को बेहतर जानते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम? देखिए, बात ये है कि जो इनका कॉन्डक्ट है ये कॉन्डक्ट अनबिकमिंग कहलाएगा कि आपने जो तवक्को थी आपसे, आपने उस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया, गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। तो फिर वो सजा जो है वो कुछ कैद की शक्ल में भी हो सकती है, और अगर कैद ना हो, क्योंकि अगर देखा जाए कि ये इतना संगीन नहीं था, तो फिर कैद की बजाय आपकी सीनियरिटी जा सकती है, आपको सर्विस टर्मिनेट हो सकती है। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो की जा सकती हैं, लेकिन वो हर चीज जो है वो जो आपने अमल किया उसकी संगीनी को देख के किया जाता है। अच्छा, तो जनरल साहब अब इस रिपोर्ट के आने के बाद दो चीजें जो है वो हुई हैं, वो सर एक ये हुई है सर कि एक तो कोशिश की गई कि मिलाइन हो इदारा, और जब इदारे ने खुद इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट शाया कर दी तो इससे इदारे का वकार बुलंद हुआ। इन दोनों चीजों को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये एक ऐसा मसला था जहां पब्लिक में इसको बड़ा उछाला गया सियासी मुफाद के लिए, वरना ये असल इशू नहीं था। और आप देखिए तो आईजी पुलिस जो है उनकी सुबह की स्टेटमेंट थी, एक वीडियो भी भेज रही थी कि मुझे तो किसी ने अबडक्ट नहीं किया और मैंने खुद FIR दर्ज करने के लिए कहा। ये हुआ ये है कि उनको सुबह सवेरे ले जाके 5 बजे उनको जाके जगाया गया, उनको लेके गए, वो उनको बेआरामी हुई, ये इंतजार कर सकते थे सुबह 9-10 बजे तक का कि FIR उस वक्त दर्ज हो जाए। तो इस तरह की गलतियां की हैं। अब इसमें ये पब्लिक में था तो पब्लिक में इसको अनाउंस कर दिया गया, वरना तो ये इस तरह की चीजें आर्मी में अक्सर होती रहती हैं कि आपका कहीं मिसाल के तौर पे मोटरवे पे झगड़ा हो गया, पुलिस वाले के साथ उसने रोका, इन्होंने कहा जी आप नहीं रोक सकते थे, झगड़ा हो गया, हाथापाई तक हो जाती है। तो उनकी इंक्वायरियां होती हैं, दोनों डिपार्टमेंट मिलके, एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों डिपार्टमेंट मिलके ये करते रहते हैं इंक्वायरी, और एक दूसरे के जो शकूक शुबात या एक दूसरे के एलिगेशन उनको एड्रेस कर दिया जाता है। यहाँ इसको सियासी बनाया गया। हो ये सकता था, ये करना ये चाहिए था कि अगर किसी को शिकायत थी तो IG चिट्ठी लिखते चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर DG रेंजर्स को कह सकते थे या GHQ को कह देते कि आप इंक्वायरी करें, वो आप एक लेटर चले जाता तो ये मामला। लेकिन सब ने इसमें से फायदा उठाने की कोशिश की। अब ये यहाँ तो आर्मी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, वरना हमेशा सजाएं वगैरह होती हैं, वो बाहर पब्लिक में आता नहीं। लेकिन इससे करने से लाजमन आर्मी ने अपनी जो प्रेस्टीज जो उसके बारे में गलतफहमियां पैदा की जा रही थी उनको रोक लिया। अब असल किस्सा ये नहीं था, असल किस्सा क्या था कि सफदर ने जाके वहां पे हरकत की, पूरी दुनिया ने देखी, और वो जो मज़ार कायद को का तकद्दस पामाल किया, बिलावल को उस पे शर्म। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हुक्म आया है कि कराची सर्कुलर रेलवे को जल्द अज जल्द चलाया जाए, लेकिन क्या उसकी कोई निशानी बाकी भी है? कहां चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या यह मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं? बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, क्या कराची वालों को ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है? क्या वाकई सिर्फ 6 रोज बाद कराची के बासी
सर्कुलर रेलवे पर सफर कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे से कराची में 16 नवंबर से सर्कुलर रेलवे के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया। डिवीजन सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे कराची अरशद सलाम खटक ने बताया है कि पाकिस्तान रेलवे ने KCR के आगाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इब्तदाई तौर पर यह सर्विस सिर्फ पेपरी से औरंगी टाउन तक ली जाएगी और शहरी 60 किलोमीटर का यह फासला सिर्फ 50 रुपए में तय कर सकेंगे। उनका कहना था कि पेपरी से औरंगी टाउन के ट्रैक के लिए 4 ट्रेनें मुख्तस की गई हैं। ये ट्रेनें 3 घंटों के वक्फे से अप और डाउन ट्रैक्स पर चलेंगी। महकमा रेलवे का ये ऐलान एक सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने KCR में ताखीर की वजह से सिंध हुकूमत और रेलवे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। आज सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत के दौरान अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवेज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए मंसूबे में ताखीर की वजूहात तलब की थी। अदालत ने सेक्रेटरी रेलवेज और चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया, जबकि साथ ही BDG FWO को भी जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कराची सर्कुलर रेलवेज क्यों फाल नहीं हुई, सर्कुलर रेलवे फाल करने के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा सका। अदालत ने कहा कि महकमाना खतबाजी की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अब बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी, हम सबको बुलाएंगे और जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुलाएंगे, जरूरत पड़ी तो वजीर आला सिंध को भी तलब किया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और सख्त रिमार्क्स के बाद अचानक महकमा रेलवे की जानिब से सर्कुलर रेलवे चलाने का ऐलान कर दिया गया है। रवा साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 6 माह में सर्कुलर ट्रेन चलाने की मोहलत दी थी और सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत की दी गई मुद्दत में सर्कुलर ट्रेन चलाने की यकीन दहानी भी करवाई थी। लेकिन 7 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हो सकी है, बल्कि रेलवे के 43 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मौजूद तजावुजात तक हटाए नहीं जा सके। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना है कि KRC के रूट पर 5000 मकानात और 7500 दीगर तजावुजात मौजूद हैं। कई मुकदमात कई मुकामात पर तो रेलवे ट्रैक का नाम और निशान तक नहीं रहा और सर्कुलर रेलवे के स्टेशन कचरा कुंडियों और नशे के आदी अफराद का गढ़ बन चुके हैं। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन भी गुज़िश्ता कई माह से जारी है और वज़ीर आला सिंध के बकौल अभी भी 5 किलोमीटर का ट्रैक, उस पर तजावुजात मौजूद हैं। हमारे पास नाज़रीन रेलवे ट्रैक की आज की ताज़ा फुटेज भी मौजूद है, जो आप देख भी सकते हैं। देखिए कि इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ट्रैक की इस हालत की जिम्मेदारी भी महकमा रेलवे 6 दिन में सर्कुलर ट्रेन चलाने का दावा कर रहा है। इस दावे की हकीकत और सर्कुलर रेलवे के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समा न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अहमद। सलमान, ये बताइएगा कि ये अभी कितना मजीद ट्रैक ऐसा है जहां से तजावुजात, जहां से जिसको वागुजार करा लिया गया, कितना बाकी है, सूरत हाल क्या है? देखिए अली, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से तो ये दावा कर दिया गया है कि 16 नवंबर यानी पीर के दिन से सर्कुलर रेलवे मरहलावार बहाल कर दी जाएगी। लेकिन ट्रैक की जो सूरत हाल है वो स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं उसके हवाले से भी आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जो ट्रैक्स हैं उस पर जगह जगह कचरे हैं, गंदगी का ढेर है, कहीं सेवरेज के पानी में ट्रैक डूबे हुए हैं। यहाँ तक के जो सर्कुलर रेलवे जिस ट्रैक पर चलनी है उस ट्रैक में आप देख सकते हैं कि लहरें हैं एक तरह से, जिस पर ट्रेन चल ही नहीं सकती। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान रेलवे ने यह भी दावा किया कि ट्रैक मुकम्मल तौर पर जो 14 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो क्लियर है और 14 किलोमीटर के जो ट्रैक पर हम जो है वो ट्रेन चलाएंगे। लेकिन जो 60 किलोमीटर की जो ट्रैक की बात कर रहे हैं ये पिपरी से लांडी, और पिपरी से लांडी का जो ट्रैक है वो सर्कुलर रेलवे में कभी शामिल ही नहीं था। सर्कुलर रेलवे में जो ट्रैक शामिल हैं वो
मजमूई तौर पर बनता है 43 किलोमीटर, जो असल सर्कुलर रेलवे है। और सिटी स्टेशन से और औरंगी तक जो स्टेशन हैं, जो ट्रैक है, वो सर्कुलर रेलवे में ज़रूर शामिल है। लेकिन उस ट्रैक की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक में सिटी स्टेशन से टावर से लियारी से वजीर मेंशन से बल्दिया से शाह लतीफ़ और शाह लतीफ़ से फिर औरंगी स्टेशन, यहाँ तक जो है वो इनका दावा है कि ट्रेन है वो चलाई जाएगी। लेकिन ट्रैक की सूरत हाल देखें कि क्या है, जगह जगह बाड़े हैं, जगह जगह तजावुज़ात हैं, जगह जगह जो है वो बच्चे जो वो खेलते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर यकीनन आबादी है साथ में, तो आबादी में भी जो है जब अगर ट्रेन चलती है तो उससे भी जो है वो लोगों को नुकसान पहुँच सकता है, हादसा का शिकार भी हो सकते हैं। कि ये सूरत हाल है। यकीनन दावा सर्कुलर पाकिस्तान रेलवे का ज़रूर है कि सर जो एक हफ्ते के बाद चला देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि इसी साल सर्कुलर रेलवे हर सूरत बहाल करनी है। तो जल्दबाजी में ये ट्रैक पर जो है वो कहा जा रहा है बहाल कर दिया गया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाजरीन देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। सब सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह के ट्रैक्स पर सर्कुलर रेलवे बहाल हो सकती है। और अगर स्टेशन बिल्डिंग की बात की जाए तो जितने भी स्टेशन में मैंने आपको बताए हैं, उन तमाम स्टेशन वही सूरत हाल है, वही टूटी फूटी दीवारें हैं, न खिड़कियां हैं, न दरवाजे हैं। और जो टिकट घर हैं वो जो नशे के आदी अफराद हैं उनके घर बने हुए हैं। इसके अलावा जो वो होने चाहिए प्लेटफॉर्म जो होने चाहिए, प्लेटफॉर्म जो है वो ये बिल्कुल तैयार ही नहीं है, प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है ग्राउंड पर। जब प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो मुसाफिर ट्रेन में जाएंगे कैसे और फिर ट्रेन से उतरेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है वो सर्कुलर रेलवे और पाकिस्तान रेलवे देने से काफी नजर आते हैं। इन ग्राउंड रियलिटीज से बिल्कुल नावाकिफ है महकमा रेलवे, उसके बावजूद भी ये अहकाम जारी कर दिए। तो असल जो रेलवे ट्रैक है वो कितना वागुजार करा लिया गया, कितना अभी भी माफिया के कब्जे में है? देखिए अली, जो सर्कुलर रेलवे का टोटल मजमूई तौर पर जो ट्रैक बनता है जो वो है तकरीबन 43 किलोमीटर, जो कि सर्कुलर रेलवे असल जिसको जो कहलाती है, जो कभी ज़माने में चला करती थी, जो कि बंद कर दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि इसी साल सर्कुलर रेलवे को हर सूरत बहाल करना है। जो पाकिस्तान रेलवे है उसकी जानिब से ये दावा किया गया कि 43 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें से 14 किलोमीटर को जो है वो बहाल कर दिया गया है, क्लियर करवा दिया गया है। लेकिन जो 14 किलोमीटर है, बकिया किलोमीटर की तो हम बात छोड़ ही दें, जहाँ पर तजावुज़ात भी हैं, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रिहायशी भी मौजूद हैं जो कि अपने घर खाली करने को तैयार नहीं है। जो 14 किलोमीटर जिसके बारे में ये कहते हैं कि बहाल कर दिया गया है, यहाँ की सूरत हाल भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इंतहाई अगर कहा जाए कि एक तरह से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है तो गलत ना होगा, क्योंकि इस ट्रैक पर भी स्क्रीन पर मनाजिर देखे जा सकते हैं। हमने पहले भी खबर दी थी कि इस ट्रैक जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है, यहाँ पर जगह जगह कचरा है, गंदगी के ढेर हैं, पटरियों पर झाड़ियाँ उग चुकी हैं जो कि बिल्कुल साफ नहीं की। जिस ट्रैक पर ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है सलमान, वहां पर कौन कौन से स्टेशन आते हैं? देखिए जो 14 किलोमीटर का जो ट्रैक है जो सर्कुलर रेल में शामिल है, इसमें जो स्टेशन शामिल होते हैं वो सिटी स्टेशन से टावर से वजीर मेंशन से लियारी से बल्दिया से शाह लतीफ़ से फिर साइड एरिया से होती हुई फिर उसके बाद औरंगी स्टेशन तो जाती है। ये है 14 किलोमीटर जो कि सर्कुलर रेलवे का हिस्सा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान रेलवे का जो ये कहना है कि पिपरी से लांडी तक का जो ट्रैक है वो सर्कुलर रेलवे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और इसको जो शामिल किया गया है। अलबत्ता जो पिपरी से लांडी तक लोकल ट्रेन जरूर 2007 में चला करती थी जो कि वो भी बंद हो चुकी है और वहीं से जो है वो एक तरह से जो लोकल ट्रेन एक तरह से ये चलाई जाएगी और लोकल ट्रेन फिर सिटी स्टेशन से सर्कुलर रेलवे के जो ट्रैक है उस पर आएगी। तो इसको अगर लोकल ट्रेन का जो नाम दिया, लोकल ट्रेन असल में ये चलेगी लेकिन इसको पाकिस्तान रेलवे की जानिब से सर्कुलर रेलवे का नाम दिया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या राज अफशा हैं ये तो जाहिर है पाकिस्तान रेलवे ही जानती है और हकीकतन बात यह है जो कि शहरी भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बल्दिया जो अदालत उज़्मा है उसकी जानिब से ये जो है हुक्म दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो हर सूरत जो है वो ट्रेन इसी साल जो है वो चलानी है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे जल्दबाजी कर रही है और 16 नवंबर यानी कि सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और इस एक हफ्ते में इन ट्रैक्स पर जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर गंदगी है, कचरा है और जहाँ
जहाँ पर जो है वो ना स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वहाँ पर ट्रेन किस तरह चलेगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी नहीं दिया जा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान, तफसीलात से आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान का अपना इदारा महंगाई में इजाफे की रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि महंगाई सिर्फ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते 800 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बता रही है कि इन 800 दिनों में चीनी 45 रुपए किलो से ज्यादा महंगी हुई है, आटा 11 रुपए किलो महंगा हुआ, घी 64 रुपए किलो महंगा, अंडे 72 रुपए फी दर्जन महंगे हुए हैं। इन होशरुबा आदाद शुमार के बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं मुल्क में महंगाई नहीं है, अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। कभी वो महंगाई का एतराफ़ करती है, कभी महंगाई करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान करती है, कभी महंगाई से यकसर इनकार करते हुए इसे मीडिया का प्रोपेगेंडा कहती है, और कभी हुकूमत कहती है महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा। हुकूमत को समझना होगा कि महंगाई एक हकीकत है, किसी की सियासत या किसी का प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि इसी तरह हकीकत है जिस तरह गुज़िश्ता दौर में थी तो इमरान खान इसका जिक्र करके अवाम की हमदर्दियां समेटते थे, चौकों चौराहों में इसका जिक्र किया करते थे। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। वो बेचारे मजदूरों को क्या बनेगा, कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे, उनको खाना ही मुश्किल है देना। हम महंगाई कैसे कम करेंगे? हम नोट नहीं छापेंगे, क्योंकि जब आप नोट छापते हैं महंगाई होती है। अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। महंगाई के जरिए इनकी चोरी और नाअहली की कीमत अवाम अदा करेगी, महंगाई से और गुर्बत से। तब इमरान खान गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली को महंगाई का जिम्मेदार बताते थे। आज उनकी हुकूमत की बदइंतजामी की खबरें मीडिया की जीनत बन रही हैं। एक जानिब LNG महंगी हो रही है, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज दी न्यूज़ की खबर के मुताबिक LNG सप्लायर्स को 6 अरब रुपए की इजाफी रकम दी गई और अब वजारत तवानाई इकदामात के लिए तैयारी कर रही है। आज रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक गंदुम के मामले में बदइंतजामी से कौमी खजाने को 105 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2018 में तहरीक इंसाफ ने 5.5 मिलियन टन गंदुम और गंदुम की मसनूआत बरामद करने की इजाजत दी। जब मुल्क में गंदुम की किल्लत पैदा हुई और कीमतें 75% बढ़ गई तो हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क के अंदर से महंगी गंदुम खरीदी बल्कि 2 मिलियन टन बैरून मुल्क से भी बरामद की। इसके बाद कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए गंदुम पर सब्सिडी देना पड़ी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर बता रही है कि गंदुम का महंगा होना अपोजिशन की सियासत नहीं है, हुकूमत की बद इंतजामी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे गुज़िश्ता दौर में हुआ करती थी और वज़ीर आज़म एहतजाजन अपने बिल जला दिया करते थे। आपकी नाअहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। लेकिन अब हुकूमत बनाने के बाद इमरान खान कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार दूसरों को करार दे रहे हैं। महंगाई को अपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार देने के बाद आज ही हुकूमत ने यह मौक़िफ़ भी दोहराया है कि गंदुम महंगी होने की जिम्मेदार तो सिंध हुकूमत है। आटे की जो कीमतें बढ़ी, जो क्राइसिस हुआ, उसके लिए जो सूबा सिंध था उसकी जो एक तरीक़ाकार था उनका, वो बड़ा गलत था। वो किस तरह से गलत था कि एक तो ये कि उन्होंने अपने अवाम को मजबूर किया कि वो महंगा आटा ख़रीदें, जो उसके इफ़ेक्ट्स थे वो बाकी सूबों में महसूस किए गए, क्योंकि उन्होंने एक गंदम का दाना भी रिलीज़ नहीं किया, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज का एक कैफियत पैदा हुई। इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर मईशत जनाब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, ये अब जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है सियासतदानों का, लेकिन सर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बताती है, इनका अपना इदारा है, वो फिगर्स दे रहा है। क्या ये फिगर्स भी झूठ, क्या ये फिगर्स जो कि बड़े बड़े माहिर मईशत देते हैं, इन्फ्लेशन की, मुल्क में पॉवर्टी की, महंगाई की, क्या ये सब प्रोपेगेंडे का हिस्सा होती? देखिए, ऐसा है कि जो आदाद शुमार इस ब्यूरो के अलावा स्टेट बैंक में होते हैं, जो स्टेट बैंक की पब्लिकेशंस हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पब्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक सही सूरत हाल बताते हैं। तो स्टेट बैंक भी आजकल यही कह रहा है कि हालात ख़राब हैं, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके जो मुशीर हैं वो गलत बयानी करके गलत तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर ये पता हो कि बेशतर माशी अशारिये नेगेटिव जा रहे हैं, ख़राब जा रहे हैं, उससे ख़राब हैं जो इनको विरसे में मिले थे, और वो बार बार ये कहें कि जी हमारी सिम दुरुस्त है, हमने मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन जो माशी मुशीर साहिबान हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मुस्तकिल गलत फिगर दे रहे हैं। इसी तरीके से जो आपको पता है कि 2010 में भी तकरीबन यही टीम थी, उससे पहले भी वही टीम थी, वही लोग अब बैठे हैं, कुछ IMF के आगे। अब वो IMF इस वक्त तो आपके स्टेट बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों जो हैं वो IMF से ही आए हैं, तो वो अपनी तकरीरों में कुछ और कहते हैं, आदाद व शुमार उनके भी कुछ और होते हैं। तो मसला उस गलत बयानी का है जो मेरे ख्याल से जो इकनॉमिक मैनेजर्स दिखा रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज़ में। नहीं तो आप जैसे जो माशी माहिरीन हैं जो मीडिया पर आके बात करते हैं, ठीक है, उनको एक साइड की पिक्चर दिखाई जा रही होगी, आपकी बात भी नहीं सुनते? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोशिश की हो या आप लोगों ने कोशिश की हो कि आप रीच आउट करें प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और उनको बता सकें कि असल सिचुएशन है क्या? देखिए, इंसानी फितरत ये है कि एक आदमी उनको दिन में जो है 8 दफ़े कुछ बताता है मीटिंग्स में, और एक दूसरा आदमी कुछ नेगेटिव पिक्चर दे 18 दिन में एक दफ़े उनको पता चले, तो वो कैसे आपके मान लेंगे? मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मुशर्रफ साहब कहीं मिल गए मुझसे उन्होंने पूछा कि आपकी हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने कहा जो दिन रात आपके सामने झूठ बोलते हैं, अब मैं अगर 5 मिनट में आपको बताऊंगा तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ दें। तो बात ये थी कि ये गलती बुनियादी तौर पर, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बात का एहसास है कि अगर जो कुछ सही सूरत हाल है वो बतला दें कौम को, तो फिर तो एक तूफान आ जाएगा। मसला उनको ये पता महंगाई बढ़ गई, मगर उसको भी पुरानी हुकूमत के खाते में डालते हैं, तो महंगाई तो जो कुछ होती है अगले 6 महीने साल में हुआ ना। तो ऐसा कुछ गलत बयानियाँ की जा रही हैं, और दूसरे वो खुद भी महसूस करते हैं कि अगर सारी सूरत हाल को वो एडमिट कर दें तो फिर लोग घबराना शुरू कर देंगे, और वो कहते हैं घबराना नहीं। तो ये एक खेल चल रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ ये मैं कह दूं एक जुमला कि एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, उससे कनेक्टेड जितनी चीजें अगर वो हटा दें तो उसके अलावा तमाम चीजें ऑल इंडिकेटर्स आर नेगेटिव। करंट अकाउंट का डेफिसिट को के अलावा सब नेगेटिव में है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरीके से कम किया गया है, अगर कोई कमीशन हो तो ये सारे लोग जो है ना, इन्होंने कौमी मफादात का सौदा किया है कि आप $17 अरब की रेमिटेंसेस गिरा के, वो इंपोर्ट्स गिरा के आप ये कह रहे हैं कि हमारा तिजारती खसारा कम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आदमी अपना कारखाना बंद कर दे और 2 साल के बाद कहे कि जी मेरे दौर में जो है अखराजात कम हो गए, बिजली का बिल भी कम हो गया, तनख्वाहें भी कम हो गई। $17 अरब का रेमिटेंस इंपोर्ट्स गिराना कौमी जुर्म है। IMF ने भी कहा था इतना ना करें। अच्छा, बजट में भी यही कहा गया था। ये कौन साहब थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डॉक्टर साहब, मैं अब यहाँ पे कुछ आप हमारे मईशत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं गवर्नमेंट का स्टांस आपके सामने रख रहा हूं। अब उनके मुताबिक सर, एक तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, एक नंबर 2 वो कह रहे हैं कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो पहले की निस्बत बेहतर है। ये वो इशारे हैं जो मस्बत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुतमईन हैं जिस तरह से टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की गई और जिस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी है? हाँ, और रेमिटेंस में भी वो इजाफे का क्लेम करते हैं कि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस आती है वो भी उसमें भी इजाफा हुआ है। जी मैं अर्ज कर दूं, टैक्सों की वसूली गिरी है, टैक्स GDP का तनासुब गिरा है स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, नंबर 1। उसके बाद बजट खसारा बढ़ा है, जिसको हम मदर ऑफ ऑल इविल्स कहते हैं। बैरूनी सरमायाकारी में जबरदस्त कमी आई है, तारीखी कमी आई है, इतनी कभी नहीं आई। उसी तरीके से आप देखें तो अफरात ज़र जो है बेतहाशा दुगना तिगना बढ़ गया। तो मैंने तो आपसे एक जुमला ये कहा था कि सही मानों में करंट अकाउंट डेफिसिट और उससे कनेक्टेड जो चीजें हैं वो बेहतर हुई हैं, लेकिन बरामदात गिरी हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, आपको बताएंगे कि फ़ज़ाई आलूदगी से तकरीबन 66 लाख लोग दुनिया भर में मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में किस हद तक बढ़ चुकी है, बात करेंगे वक्फे के बाद। पाकिस्तान की करोड़ों जानों पर मौत मंडला रही है। हवा में मौजूद जहर हमारी सांसों का हिस्सा बन रहा है।
चारों तरफ मौत मौजूद है और उठते बैठते सोते जागते हम हर वक्त इस मौत को निगल रहे हैं। चाहते न चाहते इस जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। बैनुल-अक़वामी एयर इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 तक पहुंच चुका है और लाहौर फजाई आलूदगी में मुस्तकिल तौर पर बड़े आलमी शहरों की दर्जा बंदी में सरे फहरिस्त है। ये सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि फैसलाबाद, मुरीद के, रायबंड, मुल्तान और रावलपिंडी में भी फजाई आलूदगी की फहरिस्त में मौजूद हैं। फजाई आलूदगी का मसला इंतहाई संगीन है। इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों जिंदगियां मौत के मुंह में जा रही हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल 66 लाख अफराद फजाई आलूदगी के बायस दम तोड़ चुके हैं। इंसानी सेहत पर काम करने वाले इदारों और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की रिपोर्ट के मुताबिक फजाई आलूदगी में इजाफे की वजह से फेफड़ों के अमराज, कैंसर, शुगर और दिल के अमराज समेत नौमौलूद बच्चों की अमवात में इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल 66 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी के बायस हलाक हुए, जो दुनिया की कुल अमवात का 12% बनता है और इन अमवात में 4,74,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। फजाई आलूदगी के हवाले से सबसे तशवीशनाक सूरत हाल तरक्की पजीर ममालिक की है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ हवा का मयार, साफ हवा का मयार सबसे कम है, जिसकी वजह से इन मुल्कों में अमवात की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक दुनिया के 200 में से 90 आलूदा तरीन शहर जनूब मशरकी एशिया में हैं और फजाई आलूदगी के शिकार मुल्कों में बांग्लादेश और भारत के बाद पाकिस्तान का नंबर है, जबकि आलूदा शहरों में गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, पेशावर और कराची नुमायां तौर पर शामिल है और हर साल 1,64,000 जिंदगियां सांस के इन्फेक्शन की वजह से ही मौत के मुंह में चली जाती हैं। नाजरीन, ये अदाद-ओ-शुमार इंतहाई तशवीशनाक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2019 में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें बताया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान फजाई और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मुल्क में होने वाली कुल अमवात में से 22% फजाई आलूदगी पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से होती है। आखिर फजाई आलूदगी इतनी जानलेवा कैसे हो सकती है? हमारी फजा में ऐसा क्या है जो हर साल लाखों जिंदगियां निकल जाता है और करोड़ों लोग जिससे बराह रास्त मुतासिर होते हैं? ये जानने से पहले हम देखते हैं कि फजाई आलूदगी होती क्या है और ये क्यों मुसलसल बढ़ रही है। इन हकायक के पेश नज़र पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, जबकि आलमी इदारे पाकिस्तान हुकूमत के इकदाम को नाकाफी करार दे रहे हैं। हालांकि PTI हुकूमत की जानिब से माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के लिए इकदाम किए भी जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। कीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।